Hello and welcome to MuscleMed 101. So this is second part of scapulothoracic joint. फर्स्ट पार्ट में हमने एनाटमी और मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम क्लिनिकल एनाटमी के बारे में पढ़ेंगे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट की। तो मैंने एक स्कैपुला भी बना रखा है जिसमें मैंने अलग अलग मसल अटैचमेंट दिखा रखी है और मैं आपको फोर्स कपल समझाऊंगा। लेकिन ये समझाने से पहले जो मूवमेंट्स थे उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो जो हमने मूवमेंट्स पढ़े थे उनमें से दो मूवमेंट्स ट्रांसलेटरी मूवमेंट्स थे, ठीक है। टोटल 3 मूवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था और 2 और सेकेंडरी मूवमेंट्स थे, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन और एंटीरियर पोस्टीरियर टिल्टिंग, ठीक है। तो अभी हम जो मेन 3 मूवमेंट्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो जो पहला मूवमेंट था वो रोटेटरी मोशन था, ठीक है, जो कि ओब्लिक कोरोनल प्लेन में हो रहा था। जो बाकी 2 मूवमेंट्स थे वो ट्रांसलेटरी मोशन थे, ऊपर नीचे एलिवेशन डिप्रेशन और साइड टू साइड प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, और प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन को हम अबडक्शन एडक्शन ऑफ स्कैपुला भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अगर मेरा स्कैपुला, ये स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट है, स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे अगर ऊपर को जाए तो उसको हम बोलेंगे एलिवेशन, अगर वो नीचे को जाए तो उसको हम बोलेंगे डिप्रेशन, अगर वो इस साइड को जाए वर्टिब्रेस की तरफ तो उसको हम बोलेंगे रिट्रैक्शन, अगर वो इस साइड को जाए तो इसको हम बोलेंगे प्रोट्रैक्शन। पर प्रोट्रैक्शन में हमने देखा था कि जो स्कैपुला है उसको आगे की साइड कर्व होना पड़ेगा क्योंकि जो रिब केज है वो कर्व्ड है। और अगर हमारा स्कैपुला सीधा सीधा बाहर निकल जाता है तो मैंने आपको बताया था जो ग्लिनॉइड है, जो फोसा है, वो बाहर की तरफ फेस करेगा। तो जो आगे रीचिंग वाली एक्टिविटीज है वो हम कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारा स्कैपुला आगे की तरफ, जो ग्लिनॉइड है आगे की तरफ फेस ना करे, ठीक है। तो इसीलिए जो स्कैपुला थोड़ा सा इंटरनली रोटेट हो जाता है हमारे रिब केज पे, ठीक है, जो इंटरनल रोटेशन वाली मूवमेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, बाहर की डायरेक्शन में। और जो रोटेटरी मोशन थे वो थे अपवर्ड रोटेशन और डाउनवर्ड रोटेशन। अपवर्ड रोटेशन और डाउनवर्ड रोटेशन हम एक्रोमियन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, अगर एक्रोमियन ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड रोटेशन, एक्रोमियन नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड रोटेशन। तो अभी हम मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन मूवमेंट्स को कौन सी मसल कराती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्कैपुला मैंने बना रखा है मैं उसको यहाँ पे ऐसे लगा दूंगा इसके ऊपर, तो ये हमारा स्कैपुला है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का स्पाइन ऑफ स्कैपुला है, ये एक्रोमियन है और ये कोराकोइड प्रोसेस है, ठीक है। और ये इंफीरियर मीडियल एंगल है। अब यहाँ पे अगर हम फोर्स लाइंस देखें इन सारी मसल्स की तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एलिवेशंस की मसल्स हैं, लिवेटर स्कैपुली, ट्रेपीजियस और रोम्बॉइड्स, ठीक है। एलिवेशन वाला मूवमेंट था ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो ये येलो कलर के फाइबर्स जो हैं ये हैं लिवेटर स्कैपुला के। इसका एक अटैचमेंट है सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला पे और दूसरा अटैचमेंट है फर्स्ट फोर सर्वाइकल वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे। तो इसकी जो फोर्स लाइन होगी वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे अभी तो एक जो कंपोनेंट बनेगा ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा जो कि बड़ा कंपोनेंट होगा, और एक छोटा सा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा जो कि इस साइड को होगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशंस की बात करेंगे, जो रोटेटरी मोशंस है अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशंस उनको बाद में देखेंगे। इन सारी मसल्स का पहले जो ट्रांसलेटरी एक्शन है उसको देखते हैं। तो इसीलिए लिवेटर स्कैपुली का जो काम है वो है एलिवेशन कराना और थोड़ा बहुत काम है रिट्रैक्शन कराना, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में पुल करेगी तो। दूसरे फाइबर्स हमारे पास है, ये जो पिंक कलर के हैं रोम्बॉइडस के, ठीक है। तो अब ऊपर अटैचमेंट है रोम्बॉइडस माइनर का ये, और ये नीचे अटैचमेंट है रोम्बॉइडस मेजर का, और दोनों के दोनों ही ऊपर की डायरेक्शन में रन कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। ऐसे रोम्बॉइड शेप बन रहा है इसलिए हम इनको रोम्बॉइड मसल बोलते हैं। अब अगर ये इसकी आप फोर्स लाइन बनाओगे इस डायरेक्शन में तो सेम 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक बड़ा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और एक छोटा कंपोनेंट होगा ऊपर वाली डायरेक्शन में। इसीलिए जो रोम्बॉइड्स है थोड़ा बहुत एलिवेशन भी कराती है और मेनली रिट्रैक्शन कराती है, ठीक है। अब दूसरी मसल मैंने लिखी है यहाँ पे ट्रेपीजियस। तो ट्रेपीजियस की जो अपर फाइबर्स है उनका अटैचमेंट होता है क्लैविकल पे, ठीक है। नीचे जब वो आते हैं तो वो तो हम देख नहीं सकते लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में स्कैपुला को ऊपर पुल करेंगे तो जो स्कैपुला है उसका मेनली एलिवेशन कराएंगे, ठीक है। अब ये जो फाइबर्स यहाँ पे असलियत में लगे हुए हैं ये मिडिल ट्रेपीजियस के फाइबर्स है जिनका एक अटैचमेंट होता है स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे, ठीक है, ये जो क्रेस्ट है ऊपर का। तो अब जो मिडिल कुछ फाइबर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में थे, अब कुछ फाइबर्स हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरीके से, जिनको हम मिडिल ट्रेपीजियस बोलते हैं। तो जो फाइबर्स थोड़ा सा ऊपर की साइड ओरिएंटेड है वो एलिवेशन भी कराएंगे और रिट्रैक्शन भी कराएंगे। जो प्योरली ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रन कर रहे हैं वो स्कैपुला का रिट्रैक्शन कराएंगे,
और कुछ फाइबर्स हल्के से नीचे वाली डायरेक्शन में भी रन कर रहे हैं, तो वो रिट्रैक्शन के साथ साथ हल्का सा डिप्रेशन भी कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये सारी मसल्स देख ली। अब डिप्रेशन की मसल्स में आते हैं तो सबसे पहली है लोअर ट्रेपीजियस। ठीक है, अब स्पाइन ऑफ स्कैपुला में ही अगर हम थोड़ा सा मीडियल साइड को आए तो मीडियल साइड में अटैचमेंट होता है लोअर ट्रेपीजियस के फाइबर्स का। ठीक है, तो जो फाइबर्स यहाँ से निकल रहे हैं वो डायरेक्टली नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये, और अगर ये यहाँ से स्कैपुला को नीचे पुल करेंगे तो इसका जो बड़ा कंपोनेंट होगा वो बनेगा नीचे वाली डायरेक्शन में और एक छोटा कंपोनेंट बनेगा इधर की डायरेक्शन में। तो ये भी थोड़ा बहुत रिट्रैक्शन करा सकते हैं और मेनली जो हमारा स्कैपुला है उसकी डिप्रेशन कराते हैं। ठीक है, अब जो अगली मसल लिखी है वो यहाँ पे मैंने लिखी है पेक्टोरालिस माइनर। तो पेक्टोरालिस माइनर जो है वो आती है हमारी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब के मिडल से। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी और ये तीनों फाइबर जाएंगे ऊपर यहाँ पे कोराकोइड प्रोसेस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कोराकोइड प्रोसेस मैंने बना रखा है स्कैपुला का, ये मेरा एक्रोमियन है और ये जो ब्लैक कलर का है ये कोराकोइड है। ठीक है, और ये जो फाइबर्स है जो ये कोराकोइड पे अटैच हो रहे हैं ये पेक्टोरालिस माइनर के फाइबर है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में पुल करेंगे रिब केज की तरफ को नीचे, तो जो मेरा पूरा का पूरा स्कैपुला है वो नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा, डिप्रेस होएगा। ठीक है, तो इनकी जो फोर्स लाइन बनेगी वो नीचे वाली डायरेक्शन में बनेगी और ये डिप्रेशन कराएगा हमारे स्कैपुला के। अब हमारी एक और मसल रह गई है, वो है सेरेटस इंटीरियर। तो सेरेटस इंटीरियर का जो अटैचमेंट है स्कैपुला पे वो आपको पीछे से तो नहीं दिखेगा, क्योंकि स्कैपुला का सेरेटस इंटीरियर का अटैचमेंट है स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे, लेकिन आगे की साइड को। ठीक है, पीछे की साइड तो आपने देखा रोम्बोइडस अटैच है, तो ऐसे ही इसके जस्ट ऑपोजिट जो पीछे वाली डायरेक्शन में फाइबर्स हैं वो है सेरेटस इंटीरियर के। तो ये जो ग्रीन कलर का थ्रेड है ये सेरेटस इंटीरियर के लिए है। ठीक है, और इसकी जो एक्शन लाइन है वो इस डायरेक्शन में है। कुछ फाइबर्स हल्के से ऊपर हैं, कुछ फाइबर्स हल्के से नीचे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो हैं वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं। ठीक है, और इनका जो दूसरा अटैचमेंट है वो है रिब केज पे। तो अगर ये यहाँ स्कैपुला से मीडियल बॉर्डर से आके यहाँ रिब केज पे अटैच हो रहे हैं और ये जब पुल करेंगे स्कैपुला को तो मेनली स्कैपुला का प्रोट्रैक्शन कराएंगे, मतलब स्कैपुला को बाहर की डायरेक्शन में निकलने में हेल्प करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे के सारे ट्रांसलेटरी मोशन। अब मेन ये जो मैंने स्कैपुला बनाया था ये बनाया था अपवर्ड और डाउनवर्ड रोटेशन समझाने के लिए, ताकि आप फोर्स कपल्स को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपवर्ड रोटेशन की बात करें तो हम यही सेरेटस इंटीरियर पे आते हैं। तो सेरेटस इंटीरियर का अगर मैं पुल आपको दिखाऊं, ठीक है, सेरेटस इंटीरियर अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुल करेगी तो वो ऐसे स्कैपुला को अपवर्ड रोटेट कराएगी। ठीक है, ये घूम रहा है स्कैपुला ऊपर वाली डायरेक्शन में, लेकिन कुछ फाइबर स्कैपुला के जो अपर सेरेटस इंटीरियर कुछ फाइबर जो सेरेटस इंटीरियर के हैं, जो अपर सेरेटस इंटीरियर है वो ऊपर वाली डायरेक्शन में भी रन कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो अगर ये पुल करेंगे तो मेरा स्कैपुला डाउनवर्ड रोटेट भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द फाइबर्स हैं वो या तो हॉरिजॉन्टली रन कर रहे हैं या हल्का सा नीचे की डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। तो अगर ये फाइबर्स पुल करेंगे स्कैपुला को उस डायरेक्शन में तो मेरे स्कैपुला का जो है अपवर्ड रोटेशन होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सेरेटस इंटीरियर। एक दूसरा ट्रेपीजियस। ट्रेपीजियस की जो अपर फाइबर्स हैं, अब अपर फाइबर्स का अटैचमेंट क्लैविकल पे है आगे। ठीक है, तो क्लैविकल तो यहाँ पे बनी नहीं हुई है, लेकिन जो फोर्स लाइन है अपर ट्रेपीजियस की वो ऊपर वाली डायरेक्शन में है। तो अगर मैं यहाँ से स्कैपुला को पुल कर रहा हूँ तो मेरा स्कैपुला ऊपर वाली डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये देखो कि मेरा स्कैपुला कितना कम घूम रहा है ऊपर को। मैं खींच तो रहा हूँ ट्रेपीजियस को, लेकिन इससे ज्यादा ये नहीं घूम पा रहा। ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि जो अपर ट्रेपीजियस है, अपर ट्रेपीजियस की जो मूवमेंट आर्म है वो छोटा होता है। ठीक है, जो स्कैपुलर रोटेशन जहाँ पे हो रही है अगर वहां से मूवमेंट आर्म बनाए तो अपर ट्रेपीजियस का जो मूवमेंट आर्म होगा छोटा होगा, जिस वजह से जो फोर्स है वो इतना ज्यादा नहीं लगा सकती अपर ट्रेपीजियस के मसल फाइबर्स। लेकिन यहीं पे जो सेरेटस इंटीरियर था आपने देखा कि जो बीच के फाइबर्स थे वो कितना इजीली मेरे स्कैपुला को अपवर्ड रोटेशन कराने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, अब ये मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये मैंने मिडिल ट्रेपीजियस के फाइबर्स बना रखे हैं। अगर मैं अपर ट्रेपीजियस को एग्जैक्ट देखूं तो वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अभी भी घुमा रहा है लेकिन इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वो जो मूवमेंट आर्म है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा बाद में। नेक्स्ट मसल है जो डाउनवर्ड रोटेशन की है वो है लोअर ट्रेपीजियस। यहाँ ट्रेपीजियस के दोनों फाइबर्स जो है वो हेल्प करेंगे, अपर भी और लोअर भी। ठीक है, तो लोअर जो थे वो थे ये वाले पिंक कलर के, डार्क पिंक कलर के। ठीक है, जिनका अटैचमेंट था मीडियल साइड में स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे। तो अगर आप ये पुल करेंगे नीचे वाली डायरेक्शन में ऐसे, तो ये भी मेरे स्कैपुला को अपवर्ड रोटेशन कराने में हेल्प करेंगे। ठीक है,
और इनका भी जो मूवमेंट आर्म है वो इतना ज्यादा खास नहीं है जितना ज्यादा सेरेटस इंटीरियर का था। अब हम आते हैं डाउनवर्ड रोटेटर्स पे। तो डाउनवर्ड रोटेटर्स पे अगर हम लिवेटर स्कैपुली को देखें तो लिवेटर स्कैपुली अगर अपने अटैचमेंट से स्कैपुला को पुल करती है तो मेरा जो स्कैपुला है वो डाउनवर्ड रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये अगर ये फाइबर्स पुल करेंगे तो, ठीक है। अब दूसरी मसल्स है रोम्बॉइड। तो रोम्बॉइड मैंने आपको बताया था ये लाइट पिंक कलर के हैं जो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे अटैच्ड है। ये अगर ऊपर वाली डायरेक्शन में पुल करेंगे, ठीक है, इनका अटैचमेंट ऐसे ऊपर को है, तो ये भी मेरे स्कैपुला का डाउनवर्ड रोटेशन कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फाइबर्स हैं पेक माइनर के फाइबर, ठीक है। अब पेक माइनर जो मैंने आपको बताया था कोराकोइड प्रोसेस से आ रहे हैं सीधा का सीधा हमारे फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ रिब पे। तो अगर अब ये पुल करेंगे मेरे स्कैपुला को, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये भी मेरे स्कैपुला की डाउनवर्ड रोटेशन कराएंगे, ठीक है, इस तरीके से। मैंने ये उंगली इसलिए लगा रखी क्योंकि यहाँ पे हमारी रिब्स भी हैं, ठीक है, कोराकोइड प्रोसेस से ये घूम के आगे जा रहा है, तो इसीलिए अगर मैं फोर्स लाइन बनाऊं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ऐसे बताना। तो इसीलिए ये डाउनवर्ड रोटेशन करा रहा है और इसीलिए ये प्रोट्रैक्शन भी कराता है, ठीक है, क्योंकि ये खींच तो ऐसे नीचे के डायरेक्शन में रहा है लेकिन यहाँ पे हमारे रिब्स हैं, इसलिए जब ये खींचेगा तो जो यहाँ वाला फोर्स है वो उधर को लगेगा और ये मेरे स्कैपुला को बाहर निकलवाएगा। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैंने यहाँ पे रेस्टिंग पोजीशन ऑफ स्कैपुला लिख रखी है, ठीक है। रेस्टिंग पोजीशन मतलब नॉर्मली जो हमारा स्कैपुला है कैसे ओरिएंटेड रहता है, तो स्कैपुला इज 5 to 10 डिग्री अपवर्ड रोटेटेड, ठीक है, मतलब जो मेरा स्कैपुला है वो मिड लाइन से हल्का सा बाहर की साइड रोटेटेड होगा रेस्टिंग पोजीशन में। दूसरा है 10 to 15 डिग्री एंटीरियरली टिल्टेड, मतलब ऐसे आगे की डायरेक्शन में 10 to 15 डिग्री टिल्ट होगा। ये जो मेरा इंफीरियर एंगल है वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा और ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा जो कोराकोइड और एक्रोमियन है। दूसरा 35 to 45 डिग्री इंटरनली रोटेटेड, मतलब बाहर की डायरेक्शन में होता है थोड़ा सा स्कैपुला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये अगर स्कैपुला है तो हल्का सा ऐसे रोटेट हो रखा होगा मेरा स्कैपुला इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है रेस्टिंग पोजीशन जो नॉर्मली रेस्टिंग पोजीशन होती है स्कैपुला की। नाउ लेट्स मूव बैक टू स्कैपुला। तो स्कैपुला का जो भी मूवमेंट था और जो भी मस्कुलर एक्शंस थे वो आप समझ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंडीशंस जो कि मैंने यहाँ पे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन है स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। डिस मतलब गलत और काइनेसिया मतलब मूवमेंट, तो मतलब स्कैपुला का गलत मूवमेंट अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं स्कैपुलर डिस्काइनेसिया। इसके और भी अलग अलग नाम है जैसे कि सिक स्कैपुला, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा। तो अब जो डिस्काइनेसिया का मतलब मैंने आपको बताया गलत मूवमेंट हो रहा है। तो जो मूवमेंट होता है, जो सही मूवमेंट होता है वो तो हमने देख लिया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये जो सारी मसल एक्शंस है जो भी मैंने आपको मसल का एक्शन बताया ये सही हो या फिर सही टाइम पे ये फायर करें, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तीनों ही मसल जो है स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन करा रही थी, तो ये केस हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स कपल क्या होता है वो मैंने आपको काइनेमैटिक्स में पढ़ाया था, ठीक है। तो फोर्स कपल वो होता है जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगते हैं किसी एक बॉडी को सेम डायरेक्शन में घुमाने के लिए। अगर ये एक बॉडी है, ये दो या दो से ज्यादा फोर्सेस अगर इस पे लगते हैं, जैसे एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इक्वल हैं, ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल लेंथ पे लग रहे हैं, तो ये जो इस बॉडी का रोटेशन है प्योर रोटेटरी मोशन कराएंगे और ये एक ही डायरेक्शन में घूमेगी ये वाली बॉडी, ठीक है। ये होता है फोर्स कपल सिस्टम जो हमने पढ़ा था। अब इस पे दो या दो से ज्यादा फोर्सेस भी लग सकते हैं लेकिन इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए। अब अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में एग्जैक्ट फोर्स कपल एक्यूरेट फोर्स कपल तो नहीं बन पाएगा, ना ही हमारी बॉडी पे जो ये फोर्सेस लग रहे हैं ये इक्वल होंगे, ठीक है। मसल फोर्सेस इक्वल तो नहीं हो सकते और ना ही ये जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो सेम हो सकता है, तो इक्वल नहीं होंगे लेकिन एक फोर्स कपल का सिस्टम जरूर बनेगा जिसमें कुछ फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग के हमारे किसी एक कंपोनेंट को एक डायरेक्शन में घुमा रहे होंगे। तो यहीं पे हमने स्कैपुला में देखा था कि तीन मसल्स थी जो स्कैपुला का अपवर्ड रोटेशन करा रही थी, ठीक है। अब अगर हम उन तीनों मसल्स को यहाँ पे बनाएं तो पहली मसल्स थी अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस, ठीक है। ट्रेपीजियस मैंने बोला था आपके जो क्लैविकल है, क्लैविकल पे अटैच है और ऊपर वाली डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। दूसरे जो फाइबर्स थे वो थे सेरेटस इंटीरियर के, ठीक है, जो कि बाहर की डायरेक्शन में रन कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एक फोर्स कपल बन रहा है, एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है। और एक और मसल है यहाँ पे जो कि लोअर ट्रेपीजियस है और लोअर ट्रेपीजियस मैंने कहा था यहाँ पे अटैचमेंट है और ऐसे नीचे वाली डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो ये भी मेरे स्कैपुला को ऊपर वाली डायरेक्शन में घुमा रही है। अब अगर हम
इनके मूवमेंट आर्म देखे, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ कहीं पे होती है हमारे स्कैपुला की, जैसे मैंने यहाँ पे ये बना रखा था, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे अगर एक्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं फोर्स एक्शन से, ठीक है, तो ये मेरे लोअर ट्रेपीजियस का था। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अगर मैं इससे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊं तो ये ऐसा होगा, और सेम अगर मैं सेरेटस इंटीरियर से बनाऊं, ठीक है, तो ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो सेरेटस इंटीरियर का फोर्स मूवमेंट आर्म है वो इतना बड़ा है, ठीक है, और जो हमारे लोअर ट्रेपीजियस और अपर ट्रेपीजियस के जो मूवमेंट आर्म है वो छोटे छोटे हैं। तो ये जो मेरे सेरेटस इंटीरियर के फाइबर्स है ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं स्कैपुला की अपवर्ड रोटेशन कराने में, क्योंकि ये टॉर्क ज्यादा लगा सकते हैं। अब जब कुछ केसेस में जिसमें नर्व इंजरी होती है, नर्व कंप्रेशन होती है, या फिर स्कैपुला की जो मसल्स है जैसे कि सेरेटस इंटीरियर वो फटीग हो जाती है, तो जब हम स्कैपुलर रोटेशन अपवर्ड रोटेशन करते हैं अपने पूरे आर्म की, तो जो मेरे स्कैपुला की रोटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। और यही हमको पेशेंट में देखने को मिलती है, जिसको हम स्कैपुलर डिस्काइनेसिया बोलते हैं। तो अब अगर मेरी जो सेरेटस इंटीरियर है उसकी एट्रोफी हो गई है, या तो नर्व इंजरी हो रखी है जिससे सेरेटस इंटीरियर फायर नहीं कर रही है, या फिर सेरेटस इंटीरियर फटीग हो चुकी है, या सेरेटस इंटीरियर वीक है, तो अब अपवर्ड रोटेशन तो होगा नहीं, जो सेरेटस इंटीरियर वो करा नहीं पाएगी, तो सारा काम जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपर फाइबर्स ऑफ ट्रेपीजियस पे, ठीक है। और लोअर ट्रेपीजियस के फाइबर्स वैसे ही नॉर्मल पॉपुलेशन में वीक होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इतना कुछ स्कैपुला की स्टेबलाइजेशन पे काम ही नहीं करते, और जो ज्यादातर जॉब्स होती है सिटिंग जॉब्स होती है, तो लोअर ट्रेपीजियस वैसे भी ये काम नहीं करा पाएगी अपवर्ड रोटेशन का। तो सारा का सारा जो काम करना पड़ता है अब अपर ट्रेपीजियस के फाइबर्स को करना पड़ता है, और इसका जो मूवमेंट आर्म है वो भी छोटा ही है, इतना ज्यादा खास है नहीं, तो इसीलिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है अपर ट्रेपीजियस के फाइबर्स को। और यही बहुत लंबे टाइम तक ज्यादा फोर्स लगाने से हमारे जो अपर फाइबर्स है ट्रेपीजियस के, उनमें ट्रिगर पॉइंट बनते हैं टेंशन की वजह से, और फिर क्रॉनिक पेन होता है हमारे नेक में, ठीक है। तो एक तो स्कैपुलर डिस्काइनेसिया का एग्जांपल ये हो गया। दूसरा हम जो है डाउनवर्ड रोटेशन है, डाउनवर्ड रोटेशन को भी इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि कैसे जो हमारे फोर्सेज हैं वो लग रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मसल जो कि है लिवेटर स्कैपुली। मैं इसको इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने एक्शन देखा था लिवेटर स्कैपुली का, एलिवेशन था, रिट्रैक्शन था और डाउनवर्ड रोटेशन था। लेकिन ईएमजी स्टडीज में देखा गया है कि जो लिवेटर स्कैपुली की एक्टिवेशन है वो मैक्सिमम होती है शोल्डर अबडक्शन में, और फिर कम हो जाती है रिट्रैक्शन में, और फिर सबसे कम हो जाती है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में शोल्डर के, ठीक है। तो अब अगर ये जब मैंने इसको लिवेटर स्कैपुली के फाइबर्स को ऊपर पुल किया था तो ये डाउनवर्ड रोटेट हो रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब हम फुल आर्म अबडक्शन करते हैं तो जो मेरा स्कैपुला है वो अपवर्ड रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्टिवेशन लिवेटर स्कैपुली की अब ये जो आर्म अबडक्शन है इसमें कैसे हो सकती है, तो वो इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो फर्स्ट हाफ होता है स्कैपुला का, ठीक है, सॉरी फर्स्ट हाफ होता है स्कैपुलर रोटेशन का, उस फर्स्ट हाफ में लिवेटर स्कैपुली कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। हमारा स्कैपुला अपवर्ड रोटेट होते होते हल्का सा एलिवेट भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट हाफ है अबडक्शन में उसमें लिवेटर स्कैपुली कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने स्कैपुला बना रखा है और ये मेरे वर्टिब्रे है, ठीक है। इसका अटैचमेंट मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ट्रांसवर्स प्रोसेस है उसके पोस्टीरियर ट्यूबरकल से ये हमारे सुपीरियर एंगल पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है, लिवेटर स्कैपुला के फाइबर्स। तो अब अगर ये इस अटैचमेंट से ऊपर को पुल करेंगे, ठीक है, अगर हमारी सर्वाइकल स्पाइन फिक्स्ड है तो ये मेरे स्कैपुला की एलिवेशन कराएगा, ठीक है। तो लिवेटर स्कैपुली कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन स्कैपुला को डाउनवर्ड रोटेट कराने के लिए नहीं, स्कैपुला की एलिवेशन कराने में, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ अबडक्शन में लिवेटर स्कैपुली कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, और सेकेंड हाफ ऑफ अबडक्शन में मैक्सिमम जो फोर्स है देखा गया था एक्टिवेशन लिवेटर स्कैपुली का, वो कैसे अब, तो जब मेरा जो आर्म अबडक्शन है सेकेंड हाफ वाला आर्म अबडक्शन होता है, तो एक तो अपर ट्रेपीजियस के फाइबर्स भी यहाँ से पुल कर रहे थे ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है,
और दूसरा यहाँ से लोअर ट्रेपीजियस के फाइबर्स भी पुल कर रहे थे। तो अब जो मेरे लोअर ट्रेपीजियस के फाइबर्स हैं वो इसको इसीलिए पुल कर रहे हैं ताकि जो अपर ट्रेपीजियस के फाइबर्स हैं वो भी अच्छे से फोर्स लगा सकें, ठीक है। क्योंकि अगर नीचे से कोई चीज खींचेगी तो ही ऊपर से जो ऊपर वाली चीज है वो और अच्छे से खींच पाएगी और मेरा स्कैपुला और अच्छे से रोटेट हो पाएगा। तो ये जो डिप्रेसिंग इफेक्ट है, ये जो हमारी जो स्कैपुला की डिप्रेशन थी जो हमारी लोअर ट्रैप्स करा रही थी, ठीक है। तो इस डिप्रेसिंग इफेक्ट को कम करने के लिए जो मेरी लिवेटर स्कैपुली है इस पॉइंट पे फिर से कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्योंकि इस पॉइंट में जो मेरा स्कैपुला है वो अब अपवर्ड रोटेट हो रहा होता है, मेरा स्कैपुला अब नीचे की डायरेक्शन में आ जाता है, ठीक है। मेरा स्कैपुला जो है अब नीचे हो जाता है। तो ये जो मसल है लिवेटर स्कैपुली उसकी लेंथनिंग हो जाती है, लेकिन इस पॉइंट पे वो इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करता है क्योंकि जो लोअर ट्रेपीजियस है वो नीचे पुल कर रही होती है सेकंड हाफ ऑफ आर्म अबडक्शन में, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया कि क्यों लिवेटर स्कैपुली का जो मैक्सिमम एक्टिवेशन है वो अबडक्शन में देखा गया था। दूसरा एक और चीज है इस मसल में, ये मसल 180 डिग्री टर्न लेके अटैच होती है अपने मीडियल अटैचमेंट पे, जो यहाँ पे इसका अटैचमेंट है, ठीक है। तो ऊपर जो इसका अटैचमेंट है ये स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड की डीप रहती है। बीच में अगर हम इसका कोर्स देखें इस फाइबर्स का तो ये स्केलेने के नीचे रहती है, ठीक है। और इस पॉइंट पे ये ऐसे 180 डिग्री टर्न ले लेती है और 180 डिग्री टर्न लेके ये अटैच हो जाती है सुपीरियर एंगल पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ट्रेपीजियस के फाइबर्स के नीचे रहती है। तो ये जो भी मैंने मसल बताया आपको, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड, स्केलेने और ट्रेपीजियस, इन तीनों मसल फाइबर्स के नीचे से होते हुए आ रही है, 180 डिग्री टर्न भी ले रही है और यहाँ पे अटैच भी हो रही है, ठीक है। और कुछ लोगों में जो यहाँ पे इसका अटैचमेंट है, यहाँ पे सेरेटस इंटीरियर के फाइबर्स भी जा रहे हैं आगे वाली डायरेक्शन से, ठीक है। तो सेरेटस इंटीरियर भी है यहाँ पे, ट्रेपीजियस भी है और यहाँ पे अटैचमेंट है हमारे लिवेटर स्कैपुली का। तो यहाँ पे बर्सा होता है कुछ लोगों में, ठीक है। तो अगर ओवर यूज की वजह से इस बर्सा की इरिटेशन होती है तो क्रॉनिक पेन हो सकता है या फिर टेंडर पॉइंट बन सकता है हमारे लिवेटर स्कैपुली पे। और मैंने आपको बताया कि आर्म अबडक्शन में भी लिवेटर स्कैपुली यूज हो रही है। तो रिपीटेड ओवरहेड एक्टिविटीज अगर हम करते हैं तो अपर ट्रैप्स के साथ साथ लिवेटर स्कैपुली भी क्रॉनिकली टाइट रह सकती है और इसमें भी ट्रिगर पॉइंट बन सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम गलत पोस्चर मेंटेन करते हैं या फिर कुछ चीज ऐसी यूज करते हैं जिससे कि हमारा स्कैपुला बार बार नीचे डिप्रेस होता है, जैसे कि अगर हम हैंड बैग टांग के ले जाते हैं या भारी बैग टांग के ले जाते हैं तो वो बार बार मेरे स्कैपुला को नीचे वाली डायरेक्शन में पुल कर रहा होता है और जो मेरा लिवेटर स्कैपुली है वो ऊपर की डायरेक्शन में पुल कर रहा होता है, ठीक है, उसको जो मेरा स्कैपुला है उसको नीचे जाने के लिए, बचाने के लिए। तो इसीलिए भी रिपीटेड, तो हमारा स्कैपुला आपने देखा रोटेट होकर नीचे गिर गया, तो इसी रोटेशन को हमारे लिवेटर स्कैपुला बचाता है, इसी डिप्रेशन इफेक्ट को हमारा लिवेटर स्कैपुला बचाता है। जब कोई भी हम हैंड बैग टांगते हैं अपने शोल्डर पे तो हमारी लिवेटर स्कैपुली कंसेंट्रिकली भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एलिवेशन में, जब हम स्कैपुला की एलिवेशन कर रहे हैं, आइसोमेट्रिकली भी कॉन्ट्रैक्ट करती है जब हम कुछ कैरी करते हैं, और इसेंट्रिकली भी कॉन्ट्रैक्ट करती है कुछ टास्क में, जैसे मैंने आपको बताया। तो लिवेटर स्कैपुली में इसीलिए ओवर यूज की वजह से लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, मतलब उस टाइम दर्द नहीं होता लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा प्रेस करें तो दर्द हो सकता है, और यही जो लेटेंट ट्रिगर पॉइंट्स है बाद में जाके एक्टिव ट्रिगर पॉइंट्स बन सकते हैं। और ये रिपीटेटिव ओवर यूज हम जब कर लेते हैं एकदम से तो एक्यूट ट्रॉमा की वजह से ये जो फिर पेन है, यहाँ नेक में हमको पेन होता है, और नॉर्मली जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है हमारी नेक की वो पेन फ्री रहती है, लेकिन जो रोटेशंस होती है हमारी नेक की वो पेनफुल होती है। अगर मेरी लेफ्ट साइड की लिवेटर स्कैपुली अफेक्टेड है तो मेरी दोनों साइड की रोटेशन जो है वो पेनफुल हो सकती है। अगर मैं सेम साइड रोटेशन कर रहा हूँ तो वो इसीलिए पेनफुल हो सकती है क्योंकि वो तब कंसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, और अगर मैं ऑपोजिट साइड रोटेशन कर रहा हूँ तो वो स्ट्रेच होने की वजह से पेनफुल हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जो ये मीडियल सॉरी सुपीरियर एंगल है, यहाँ पे पाल्पेशन करके भी देख सकते हैं कि पेशेंट को पेन हो रहा है कि नहीं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन। तो नेक्स्ट कंडीशन है स्नैपिंग स्कैपुला सिंड्रोम, ठीक है। तो स्नैपिंग स्कैपुला सिंड्रोम में पेशेंट आपको कंप्लेन कर सकता है कि जब भी वो कोई ओवरहेड एक्टिविटी करता है या मूवमेंट करता है आर्म की तो उसको एक क्लिकिंग साउंड सुनाई देती है स्कैपुला में, और हो सकता है इसमें पेन भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था बर्सा होता है एक, ठीक है। तो और भी बर्सा होते हैं हमारे स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में, तो यहाँ पे मैंने वो बर्सा लिख रखे हैं और वो कहाँ पे है मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहला जो बर्सा है वो है इंफ्रासेरेटस बर्सा। तो इंफ्रासेरेटस का मतलब सेरेटस इंटीरियर के नीचे होगा ये, ठीक है। तो ये हमारी मीडियल बॉर्डर की अटैचमेंट है यहाँ पे,
ठीक है, और यहाँ से ये आके रिब्स पे लग रहा है, तो ये मेरे सेरेटस इंटीरियर के फाइबर्स हैं, ठीक है। तो ये बरसा होगा मेरे सेरेटस इंटीरियर और रिब के बीच में, ठीक है, और ये मेरे सेरेटस इंटीरियर की अटैचमेंट होगी आगे। दूसरा बरसा मैंने लिख रखा है सब स्कैपुलरिस बरसा, और इसको हम सुप्रासेरेटस बरसा भी बोलते हैं, मतलब ये सेरेटस के ऊपर होगा। तो ये यहाँ पे मेरा स्कैपुला है, ठीक है। स्कैपुला के आगे है हमारी सब स्कैपुलरिस, ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे है मेरी सेरेटस इंटीरियर। तो जो बरसा यहाँ पे होता है हमारे सब स्कैपुलरिस और सेरेटस इंटीरियर के बीच में, उसको हम बोल सकते हैं सब स्कैपुलर बरसा या सुप्रासेरेटस बरसा, ठीक है। ये साइड में हमारी ह्यूमरस है, ये स्कैपुला है, और ये हमारा रिब है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। अब तीसरा बरसा हम देखते हैं, वो है ट्रेपेजॉइड बरसा। तो ट्रेपीजियस मसल मेरे स्कैपुला के स्पाइन से जा रही थी ऐसे ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये बरसा होता है मेरे स्कैपुला और ट्रेपीजियस के बीच में, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो मेरे स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ट्रेपीजियस के फाइबर्स जा रहे थे, ये उनके नीचे होगा, और स्पाइन जो हमारा स्कैपुला है उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो हमारे 3 बरसा हो चुके हैं। सेम ऐसी चौथा बरसा भी इंफ्रासेरेटस बरसा है, क्योंकि ये भी हमारे सेरेटस के नीचे है, क्योंकि यहाँ पे जो सेरेटस था, सेरेटस के नीचे हमारी रिब्स थी, ऐसी जो नीचे वाले फाइबर्स है वो जा रहे हैं उस डायरेक्शन में। तो जो इन्फीरो मीडियल एंगल है हमारा, जो इंफीरियर एंगल है स्कैपुला का, उसके नीचे होता है ये, वहां से हमारे सेरेटस इंटीरियर के फाइबर्स जा रहे होते हैं, तो सेरेटस इंटीरियर के नीचे होगा ये, ठीक है। और ये बरसा थोड़ा सा ऐसे बाहर की साइड को भी होता है, और जो लैट्स के फाइबर्स जा रहे हैं यहाँ से, उसके नीचे भी आ जाता है ये, ठीक है। तो जब भी हमारा स्कैपुला ऐसे मूव करता है और इन जो बरसा है, इन बरसा की इरिटेशन होती है ओवर यूज की वजह से, तो पेशेंट को पेन हो सकता है, ये क्लिकिंग साउंड आ सकती है। अब ये ओवर यूज के अलावा जो लॉन्ग टर्म बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनमें जो सेरेटस इंटीरियर है उसका तो कोई एक्शन अब हो नहीं रहा है, ठीक है। तो जो सेरेटस इंटीरियर है उसकी एट्रोफी हो जाती है, तो सेरेटस इंटीरियर की एट्रोफी होने की वजह से ये जो बरसा है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होता है। इसीलिए बहुत जरूरी है जो सेरेटस इंटीरियर को ट्रेन कराना बेड रिडन पेशेंट्स में, और जो व्हील चेयर टू बेड मोबिलिटी और बेड टू व्हील चेयर मोबिलिटी है, उसमें भी स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन बहुत काम आता है, तो वहां से आप इसको ट्रेन करा सकते हैं। और जो प्रोन पुशअप्स होते हैं, प्रोन पुशअप्स में भी जो लेटर हाफ होता है वो सेरेटस इंटीरियर ही कराता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ये स्कैपुला है, मेरा स्कैपुला जो है, जो फॉर्म हुआ है बचपन से, वो अलग तरीके से फॉर्म हो सकता है, जिसकी वजह से जो स्कैपुला है वो रिब केज के ऊपर अच्छे से बैठा ही ना हो, और जब भी ये मूवमेंट हो रही है तो स्कैपुला की क्लिकिंग साउंड सुनाई दे रही हो, ठीक है। तो एक एंगल होता है सुपीरियोमीडियल एंगल, ठीक है। अगर मैं स्कैपुला को साइड से देखूं ऐसे, ठीक है, तो ये मेरे साइड से मैं स्कैपुला को देख रहा हूँ, तो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपीरियोमीडियल एंगल, और ये नॉर्मल एंगल होता है 124 डिग्री टू 164 डिग्री पे, ठीक है। तो ये एंगल अगर कम या ज्यादा हो जाता है तो उससे जो स्कैपुला के स्नैपिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो मेरा ये स्कैपुला है, इस पे एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम बोलते हैं लुस्का ट्यूबरकल, ठीक है। तो उसकी वजह से भी जो मेरा स्कैपुला है वो जब भी मूवमेंट करेगा तो क्रेपिटस साउंड सुनाई दे सकती है। और अगर फ्रैक्चर हुआ है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में कहीं पे, तो उस फ्रैक्चर की जब हीलिंग होगी तो अब जो बोन ग्रोथ है, उस जो स्कार टिश्यू बना है उसकी वजह से भी यहाँ पे स्नैपिंग की साउंड आपको सुनाई दे सकती है, क्लिकिंग की साउंड सुनाई दे सकती है। लास्ट कॉज जो मेरा स्नैपिंग स्कैपुला सिंड्रोम का हो सकता है, वो हो सकता है अब नॉर्मल बोनी ग्रोथ या फिर ट्यूमर्स, ठीक है। तो इसीलिए एक्सरे देखना भी आपको जरूरी है जब पेशेंट पेन या क्लिकिंग की कंप्लेन करता है स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में। आप पाल्पेशन के साथ साथ और जो मसल टेस्टिंग है उसके साथ साथ एक्सरे भी देख सकते हैं, उससे भी आपको और चीजें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो पहले हम देखते हैं थोरैसिक आउटलेट होता कहाँ पे है। तो ये हमारी क्लैविकल है, क्लैविकल के नीचे हमारी फर्स्ट रिब है, ठीक है, ये उसका कोस्टल कार्टिलेज है। फर्स्ट रिब के बाद हमारी सेकंड रिब है, सेकंड रिब के बाद हमारी थर्ड रिब है, और ये ऐसे स्कैपुला का एक जो कोराकोइड प्रोसेस है वो है, ठीक है। तो ये हमारा क्लैविकल, फिर फर्स्ट रिब, सेकंड रिब, और ये जो हमारा कोराकोइड प्रोसेस है ये है।
तो ये जो पूरा का पूरा ये वाला रीजन है ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। तो अब थोरैसिक आउटलेट जो है, जो कि स्पेस है हमारी क्लैविकल और फर्स्ट रिब के बीच में, इस स्पेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से निकलते हैं हमारी सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारी हार्ट से आई है अभी, ठीक है। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी एक निकलती है, दूसरा निकलती है सबक्लेवियन वेन, ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे जो कि होता है ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है। यहाँ हमारे जो सर्वाइकल नर्व रूट्स है वो ऐसे आ रही होती है और यहीं पे ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, और ये ब्रेकियल प्लेक्सस यहाँ से निकल रहा होता है। अब यहाँ पे अगर कोई भी कंप्रेशन होगा तो उससे हमको पेन फील हो सकता है, ठीक है। या तो हमारी नर्व कंप्रेस हो सकती है या फिर हमारी वेसल्स कंप्रेस हो सकती है, और मोस्ट केसेस में 90% ऑफ द केसेस में जो हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस है वो कंप्रेस होता है। तो ये जो क्लैविकल के ऊपर वाला एरिया है वो सुप्रा क्लैविकुलर एरिया है, फिर इंफ्रा क्लैविकुलर एरिया है, और फिर आगे जाके हमारा एक्सिला और आर्म है। तो कहीं पे भी कंप्रेशन हो सकती है, अभी फिलहाल हम इस जगह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले माना जाता था कि जो कंप्रेशन है वो ड्यू टू स्केलेने होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्केलेने मसल है जो कि फर्स्ट रिब से अटैच होकर ऐसे ऊपर को जा रही है, ठीक है। तो अगर स्केलेने मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो फर्स्ट रिब को क्लैविकल के पास लेके आएगी, और फर्स्ट रिब अगर क्लैविकल के पास आएगी तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है उनकी कंप्रेशन हो सकती है, और हो सकता है यहाँ पे स्केलेने के जो ये एंटीरियर फाइबर्स है और मिडल फाइबर्स है, एंटीरियर फाइबर और मिडल फाइबर के बीच में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी कंप्रेशन हो जाए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे और स्टडीज हो रही हैं तो एक और रीजन पता चला है जो कि इससे भी ज्यादा प्रेवलेंस है जिसका कि उसकी वजह से कंप्रेशन यहाँ पे होती है, वो है पेक्टोरालिस माइनर सिंड्रोम, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम कंडीशन हम यहाँ पे देखेंगे वो है पेक्टोरालिस माइनर सिंड्रोम, जिसमें पेक्टोरालिस माइनर के पुल की वजह से यहाँ पे कंप्रेशन होती है। ये जो पेक्टोरालिस माइनर सिंड्रोम है ये मोस्टली फीमेल्स में देखा जाता है, ठीक है। तो अब ये होता कैसे, पेक्टोरालिस माइनर की वजह से कैसे यहाँ पे कंप्रेशन हो सकती है। तो पेक्टोरालिस माइनर मैंने आपको बताया यहाँ थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब के मिड से और यहाँ कोराकोइड प्रोसेस पे जाके अटैच हो रही थी, ठीक है, और इस तरीके से पुल कर रही थी नीचे वाली डायरेक्शन में हमारे स्कैपुला को। तो अगर ये कोराकोइड प्रोसेस है और ये मेरी थर्ड रिब है, ठीक है, और ये मेरे पेक्टोरालिस माइनर के फाइबर्स, और अगर ये नीचे पुल करेंगे तो जो मेरा स्कैपुला है वो प्रोट्रैक्टेड पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन की एक मसल थी पेक माइनर, तो अगर ये फाइबर्स नीचे पुल करेंगे तो मेरा स्कैपुला प्रोट्रैक्शन में आ जाएगा। तो किसी रीजन की वजह से, जैसे कि यहाँ पे स्कैपुलर डिस्काइनेसिया, मेरा स्कैपुला अगर क्रॉनिकली प्रोट्रैक्टेड रहता है तो जो मेरे पेक माइनर के फाइबर हैं वो उनकी शॉर्टनिंग होने लगेगी, ठीक है, और ओवर द टाइम ये जो मेरा स्कैपुला है वो रेस्टिंग पोजीशन में थोड़ा सा प्रोट्रैक्टेड रहने लगेगा। अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो स्पेस है जो कोराकोइड प्रोसेस और ये जो पेक माइनर के जो मेरे फाइबर है, ये वाली जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं रेट्रोपेक्टोरालिस माइनर स्पेस, ठीक है। तो इस स्पेस में या फिर ये जो पूरा स्पेस है यहाँ पे इस शॉर्टनिंग की वजह से, जो क्योंकि मेरा स्कैपुला आगे आ गया है, तो ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है यहाँ पे इसकी कंप्रेशन हो सकती है, ठीक है, और इसकी कंप्रेशन से जो हमारा आर्म है उसमें पेरिस्टीजिया हो सकता है, या फिर ट्रेपीजियस, और जो मेरा स्कैपुला है स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर पे और नेक में पेन फील हो सकता है पेशेंट को। तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जो पेक्टोरालिस माइनर सिंड्रोम है उस वजह से भी जो थोरैसिक आउटलेट के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका कंप्रेशन हो सकता है। इसके जो स्पेशल टेस्ट हैं जो जिससे हमको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम का पता चलता है, तो वो बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं है उसके लिए, ठीक है। उनके बहुत ज्यादा जो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। तो यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन में अगर आपको पेक्टोरालिस माइनर का सिंड्रोम का एग्जामिनेशन करना है तो आप यहाँ पे टेनल साइन देख सकते हैं पेक्टोरालिस माइनर के ऊपर, पेक्टोरालिस माइनर की टाइटनेस देख सकते हैं। आपको अच्छे से हिस्ट्री समझनी पड़ेगी पेशेंट्स की कि क्यों पेक्टोरालिस माइनर टाइट हुआ और क्या पेक्टोरालिस माइनर की वजह से वो जो न्यूरोजेनिक सिम्टम्स है वो आ रहे हैं। इसके अलावा स्कैपुलर डिस्काइनेसिया आपको पेशेंट में देखने को मिल सकता है, और जो हैंड है हैंड की एट्रोफी आपको देखने को मिल सकती है जिसको हम जिलेट समनर हैंड बोलते हैं, ठीक है, लेटर स्टेजेस में, क्योंकि ब्रेकियल प्लेक्सस की जो कॉर्ड है बहुत टाइम से कंप्रेस हो रही है। तो ये जो हमारे हैंड की मसल्स हैं
इनकी एट्रोफी मिलेगी पेशेंट्स में आपको, ठीक है। तो बेड रिडन पेशेंट्स में आपको ये देखने को मिल सकती है जिनमें पेक्टोरालिस माइनर सिंड्रोम है। अब इसके और जो मैनेजमेंट है, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के अलावा सर्जिकली हम पेक्टोरालिस माइनर को रिलीज कर सकते हैं, पेक्टोरालिस माइनर को थोड़ा सा लेंथन कर सकते हैं ताकि यहाँ पे जो कंप्रेशन है वो कम हो जाए, ठीक है। इसके जो बाकी स्पेशल टेस्ट है या फिर कुछ भी असेसमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब एक और चीज यहाँ पे जो स्कैपुला की प्रोट्रैक्शन है उसकी वजह से होती है, क्योंकि अब पेक्टोरालिस माइनर टाइट है, स्कैपुला हमारा प्रोट्रैक्टेड है, तो उससे क्या होता है, यहाँ से एक नर्व आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा सुप्रास्कैपुलर नॉच है, ठीक है। ये जो नॉच आपको दिख रही है हमारे स्कैपुला में, ये कोराकोइड प्रोसेस है। इस नॉच के ऊपर एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट, और इसी के अंदर से होते हुए आती है हमारी सुप्रास्कैपुलर नर्व, ठीक है। सुप्रास्कैपुलर नर्व यहाँ पे ब्रांच हो जाती है और यहाँ पे इनरवेट होती है हमारी सुप्रा स्कैपुलारिस मसल को, और फिर ये आगे जाती है और यहाँ स्पिनोग्लिनॉइड नॉच है, यहाँ से होते हुए हमारे इंफ्रास्पिनेटस पे आती है, ठीक है, और इंफ्रास्पिनेटस को इनरवेट करती है। तो अब जब मेरा ये स्कैपुला प्रोट्रैक्टेड रहता है और जब भी मैं आर्म एलिवेशन करता हूँ तो आर्म एलिवेशन की वजह से ये जो मेरी नर्व है ये खिंचती है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मेरा स्कैपुला प्रोट्रैक्टेड है, पेक्टोरालिस माइनर टाइट है और जो पेक्टोरालिस माइनर है डिप्रेशन करा रही है मेरे स्कैपुला का, तो इस वजह से जब भी आर्म की एलिवेशन होती है ऊपर की साइड में, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे जो मेरा ट्रांसवर्स स्कैपुलर लिगामेंट है ये है और यहाँ पे सुप्रा स्कैपुलर नॉच है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मेरी जो नर्व है वो एक टर्न ले रही है और इस खिंचाव की वजह से जो पेक्टोरालिस माइनर की वजह से आया है ये नर्व और ज्यादा यहाँ पे स्ट्रेच होती है, ठीक है। और बार बार स्ट्रेच होने की वजह से ये जो नर्व है ये जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है उन मसल की वीकनेस हो सकती है, या फिर एक्यूट ट्रॉमा की वजह से भी उन मसल्स की वीकनेस हो सकती है। तो ये दोनों ही हमारी एक्सटर्नल रोटेशन में असिस्ट कराती है मसल, तो एक्सटर्नल रोटेशन भी आपको वीक देखने को मिल सकती है पेक्टोरालिस माइनर सिंड्रोम में। सो आई हैव कंप्लीटेड ऑल द कंडीशंस जो कि मुझे आपको स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में समझानी थी। अब एक कंडीशन लास्ट है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। अब ये आपने सुना होगा और बहुत बार डायग्नोज भी किया होगा लोगों को, जबकि विंगिंग ऑफ स्कैपुला एक बहुत ही अलग टर्म है, ठीक है। स्कैपुलर डिस्काइनेसिस मैंने आपको बताया क्या होता है। स्कैपुलर डिस्काइनेसिस में हो सकता है जो ये मूवमेंट है आपको दिख रहा है पेशेंट में कि मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है, अगर आप कंपेयर करो दोनों साइड को, फिर थोड़ा बहुत आपको जो स्कैपुला है प्रोट्रूडेड लग रहा है, ठीक है, उसी को हम जो है डायग्नोज कर देते हैं स्कैपुलर विंगिंग। तो स्कैपुलर विंगिंग का मतलब होता है जब भी जो हमारी स्कैपुलर मसल्स है मेनली सेरेटस इंटीरियर, उसके पैरालिसिस की वजह से अब जो मेरा आर्म अबडक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाता, और सेरेटस इंटीरियर अगर वीक हो गई है ड्यू टू लॉन्ग थोरैसिक नर्व इंजरी जिससे वो इनरवेट होती है, तो मेरा स्कैपुला अब थोड़ा सा इंटरनली रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और इस इंटरनल रोटेशन की वजह से जो मेरा मीडियल बॉर्डर है वो अब प्रोमिनेंट दिखेगा, साथ साथ मेरा स्कैपुला इंटीरियरली भी टिप हो सकता है और मेरा जो इंफीरियर एंगल है वो भी प्रोमिनेंट दिख सकता है। तो जो हमारा विंगिंग ऑफ स्कैपुला है बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है, ये जो विंगिंग है आपको बहुत सारे रीजंस की वजह से दिख सकती है, लेकिन मेन जो कॉज होता है वो होता है ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ सेरेटस इंटीरियर, और सेरेटस इंटीरियर की पैरालिसिस डायरेक्ट ट्रॉमा से हो सकती है, एक्सीडेंट्स में हो सकती है, सर्जिकली हो सकती है जब हमारी लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है वो इंजर्ड होती है। इसके अलावा रिपीटेटिव यूज की वजह से भी, जैसे हमने देखा कि बार बार ये नर्व स्ट्रेच हो रही है, तो ऐसी अगर हम हमारा जो पोस्चर है वो खराब है, या फिर जो जहाँ पे नेक के अराउंड जहाँ से भी नर्व्स जो हैं वो आगे जा रही हैं और बार बार आप कोई ऐसा मूवमेंट करते हो जिससे कि वो जो नर्व्स हैं वो स्ट्रेच होती है, तो उस क्रॉनिक स्ट्रेचिंग की वजह से, क्रॉनिक ओवरहेड एक्टिविटीज की वजह से भी, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट आप खेलते हो जिसमें नेक की मूवमेंट ज्यादा होती है, तो उस वजह से भी जो हमारी नर्व्स हैं वो खिंच सकती है और सेरेटस इंटीरियर वीक हो सकती है। लेकिन पैरालिसिस तभी होगा जब ट्रॉमा होगा उस नर्व पे और वो नर्व अच्छी तरीके से खिंचेगी, और तभी जाके जो सेरेटस इंटीरियर है कंप्लीटली वो काम नहीं करेगा और पूरा प्रोमिनेंट विंगिंग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला बोलते हैं। सो वी आर डन विद द वीडियो। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कुछ स्पेशल टेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट में, क्योंकि हम इस जॉइंट के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं, तो इसीलिए कुछ स्पेशल टेस्ट की किस तरीके से जो भी स्कैपुला की कंडीशन से किस डायरेक्शन से आपको उसको अप्रोच करना है,
किस तरीके से असेसमेंट करना है और स्पेशल टेस्ट करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।